हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ धाकर कॉन्सेप्ट। करंट अफेयर्स के इस डेली सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि 26 मई तक की खबरों से बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चीन नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस क्षेत्र की स्वायत्ता दैट मीन्स ऑटोनॉमी को कम करने के लिए लेकर आ रहा है। तो देखिए, चीन के 2-3 स्वायत्त क्षेत्र के मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पर, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा उनको राइट्स दिए गए हैं। तो ताइवान है, तिब्बत है, हांगकांग है, हैनान है। तो इसमें सही आंसर होगा हांगकांग। अभी आपको पता होगा कि नेशनल सिक्योरिटी लो जो है चीन लेकर आने वाला है, वो काफ़ी चर्चा में है। कई सारे यूरोपियन कंट्रीज, इवन अमेरिका, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं और स्पेसिफिकली हांगकांग के लोग इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। तो क्या कहानी है इसके पीछे, थोड़ा जानेंगे और बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि हांगकांग का मैंने एक पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। ये हांगकांग है, आपको दिख रहा होगा कि रात के सीन में ये जो कितना डेवलप्ड है, और दिख रहा होगा आपको सारी चीज़ें। थोड़ा पिक्चर इतना क्लियर नहीं है, लेकिन हांगकांग एक वर्ल्ड लेवल का फाइनेंशियल सिटी है। तो हांगकांग इस तरीके से क्या है, इसके पीछे थोड़ी कहानी मैं बात करूँगा 2-5 मिनट में, तो उसको समझिएगा। और ये स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पे इसलिए रखा है कि इसको थोड़ा डिटेल में बता पाऊँ। तो हांगकांग क्या है? हांगकांग जो है वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेड रीजन है चाइना का, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेड रीजन है। अब ये क्या चीज़ें हो रही है, तो आप देखिएगा। सबसे पहले ये समझिएगा कि ब्रिटिशर्स, आपको पता होगा कि सारे वर्ल्ड में उन्होंने राज किया था, और ब्रिटिशर्स ने ही सबसे पहले 1842 में हांगकांग को, जो किंग डायनेस्टी थी चाइना की, वहाँ से इसको लिया था 1842 में। और किंग डायनेस्टी से लेने के बाद में इसके आसपास के और एरियाज़ को और मिलाकर, बहुत सारे जो एरियाज़ मिलाकर 1898 में ब्रिटिशर्स ने इसको 99 ईयर्स की लीज पर जो है प्राप्त कर लिया था। तो आप देखिए 1898 में जो 99 ईयर्स की लीज पर ब्रिटिशर्स ने प्राप्त किया, तो उसके बाद एक स्पेसिफिक मोड इसके दौरान आया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो 1940 से 1944 तक ये क्षेत्र जो है वो जापान के कब्जे में रहा। बाद में वापस जो है वो क्षेत्र ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया, और ब्रिटिशर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसका अच्छे से डेवलपमेंट भी किया। और ये जो रीज़न था, ये रीज़न में 1949 में, मैंने आपको बताया था कि 1949 में जब चाइना में सिविल वॉर था, तो चाइना से मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि चाइना 2 भागों में बढ़ गया था। चाइना मेनलैंड में तो कम्युनिस्ट सरकार हो गई थी, और जो ताइवान था, तो ताइवान में वहाँ की जो रिपब्लिक पार्टी थी, उन्होंने वहाँ पर स्टे किया था। तो ताइवान में शासन हो गया रिपब्लिक ऑफ चाइना का, और चाइना का जो मेनलैंड है वहाँ पर शासन हो गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। तो ये 2 पार्टियाँ हो गई। तो अभी चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी बोलते हैं, या वहाँ पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो, और ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो जब ये सिविल वॉर चल रहा था, तो कई सारे लोग, उन्होंने क्या किया, हांगकांग चूंकि अलग था, तो अलग टेरिटरी था, तो हांगकांग में इन्होंने पलायन शुरू कर दिया। तो कई सारे स्किल्ड लेबर भी वहाँ पर गए थे, और फिर थोड़े ही सालों में हांगकांग जो है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर और एक शिपिंग हब जो था वो बन के आया। लेकिन आपको पता होगा ये जो 99 ईयर्स की जो लीज थी, वो 1997 में समाप्त होने जा रही थी। तो इसी के कारण हांगकांग का भविष्य क्या होगा, उस पर बातें होना शुरू हो गई। और फिर 1984 में एक ट्रीटी साइन होती है, और उस ट्रीटी को हम बोलते हैं सिनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन। सिनो का मतलब चाइना है यहाँ पर, सिनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन, यानी ब्रिटेन ने क्या किया, चाइना के साथ मिलकर एक जॉइंट डिक्लेरेशन किया कि हम आपको 1898 की जो ट्रीटी है हमारी, 99 ईयर्स का जो लीज है, उसको हम 99 ईयर्स में ही पूरा करेंगे, और आपको 1997 में हांगकांग सौंप देंगे। और ये सौंपा भी उन्होंने, और 1 जुलाई 1997 को हांगकांग सौंपा भी उन्होंने। लेकिन उन्होंने जो ट्रीटी की, सिनो ब्रिटिश ट्रीटी, उसमें उन्होंने ये शर्त लगाई कि आप हांगकांग को एक ऑटोनोमस स्टेटस देंगे, साथ ही साथ हांगकांग में आने वाले 50 सालों में इस ऑटोनॉमी के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। यानी उनका कहने का मतलब था कि 2047 तक एग्जैक्ट सिचुएशन वैसे ही रखेंगे जैसे हांगकांग की अभी है। और उन्होंने क्लॉज जोड़ा था कि वन नेशन 2 सिस्टम, ये क्लोज उन्होंने जोड़ा था। 1 नेशन 2 सिस्टम का मतलब होता है कि हांगकांग आपके देश के अंदर ही रहेगा,
लेकिन सिस्टम दो रहेंगे। यानी हांगकांग में डेमोक्रेसी वो मेंटेन होती रहेगी, और जो चाइना मेनलैंड है वहाँ पर तो डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर कम्युनिस्टों का शासन है, तो वो वहाँ पर होता रहेगा। तो नेशन एक रहेगा, सिस्टम दो रहेंगे। तो ये अभी तक की हांगकांग की हिस्ट्री है। अब हांगकांग में क्या हुआ है कि चूंकि लोकतंत्र है, तो पिछले कई टाइम से वहाँ पर विरोध होता है। 2014 में वहाँ पर विरोध हुआ था बहुत, और उसको एक हम बोलते हैं कि अम्ब्रेला मूवमेंट वहाँ पर चला था 2014 में, ठीक है। और वहाँ पर क्यों अम्ब्रेला मूवमेंट चलाया गया था? क्योंकि वहाँ पर जो हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव का चुनाव था, उससे रिलेटेड कई सारे पाबंदियां लगाई गई थी। फिर 2019 में भी एक प्रत्यर्पण संधि या एक्स्ट्राडिशन लॉ के कारण बहुत बड़ा मूवमेंट हांगकांग में चला था। अब चाइनीज गवर्नमेंट क्या है, इनसे परेशान है। हमेशा वहाँ पर विरोध होते रहते हैं, प्रदर्शन होते रहते हैं, और उन सब में चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है कि इनको रोका जाए। उनकी छवि भी खराब होती है, साथ ही साथ वो चाहती है कि अब हांगकांग को उनमें मिला लिया जाए। वन नेशन टू सिस्टम को एबोलिश करने के तरफ ही एक कदम ये उठाया जा रहा है। तो चाइना जो ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ ला रही है, तो इस तरीके के प्रदर्शन को वहाँ पर रोका जा सकेगा। और अभी मैं कहूँगा कि वहाँ पर हांगकांग और चाइना के बीच में जो संबंधों का निर्धारण करता है, वो होता है कि बेसिक लॉ। तो उस बेसिक लॉ को बदला जा सकेगा, ठीक है। तो चाइना इस तरीके का प्लान कर रहा है, और ये चाइना जो प्लान कर रहा है वो हांगकांग की जो पार्लियामेंट कहेंगे या लेजिस्लेटिव कहेंगे, उससे बिना पूछे ये सिस्टम लाने की कोशिश कर रहा है। इसी का पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो ऐसा देखते हैं आगे क्या होता है। आगे अगर और कुछ अपडेशन होगा तो मैं आपको इसमें अपडेट करूंगा। बस ये समझिएगा कि हांगकांग एक ऑटोनोमस रीजन है, वहाँ पर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में होने वाले वेरियस प्रदर्शन जो कि वायलेंट भी हुए कई टाइम तक, उनको रोकने के लिए ये जो बिल लाया जा रहा है। देखिए, ये यहाँ पर मैं आपको लोकेशन भी बताया था। ये आपका इंडिया है, और इंडिया से लगता हुआ ये पूरा चाइना है, आपको दिख रहा होगा। चाइना में एक तो ये ताइवान है जो कमेंट कर जो बोलता है कि हम एक्चुअल में चाइना है, रिपब्लिक ऑफ चाइना इसी को बोलते हैं। और ये जो छोटा सा रीजन है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हांगकांग है। ये मकाऊ है यहाँ पर, ये भी बहुत फेमस है, और यहाँ पर भी स्पेसिफिक पावर है। ये हैनान है, और ये तिब्बत है, यहाँ पर तिब्बत है। तो ये कुछ रीजन है चाइना के जो थोड़े ऑटोनॉमी वाले हैं। और ताइवान तो पूरा ही बोलते हैं कि वो अपना देश, अपना शासन चलाता है, और चाइना यहाँ पर वन नेशन पॉलिसी अपनाता है। तो चाइना वन नेशन पॉलिसी क्या अपनाता है? वन नेशन पॉलिसी का मतलब है कि आप ताइवान से संबंध नहीं रख सकते अगर हमसे संबंध रखेंगे तो। इसीलिए ताइवान में कई सारे एम्बेसी नहीं है, सबकी एम्बेसी किसके साथ है? चाइना के साथ है। और ये बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया आप देख रहे होंगे, ये साउथ चाइना सी है, और साउथ चाइना सी ही बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया। चाइना इस पर पूरा अधिकार जमाता है, जबकि यहाँ पर वियतनाम, लाओस, ये फिलीपींस, ये भी बोलते हैं कि इस पर हमारा भी हक है। तो इससे रिलेटेड तो कई सारे डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है शुरू के 5 मिनट थोड़ा बोरिंग रहे होंगे, लेकिन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? तो दीदी वाहन सेवा क्या है? जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की जाए, यानी उनको अस्पताल लाया जाए, तो कई बार ऐसा प्रॉब्लम रहती है। तो दीदी वाहन सेवा जो शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, ताकि उनको क्या किया जाए। आपने सुना होगा कि वहाँ पर जो MMR है, यानी मदर मोर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी तो वहाँ पे ये भी कम की जा सकेगी। तो ये अभी मध्य प्रदेश में सेवा शुरू की गई है। वहाँ पर जो ग्रामीण आजीविका मिशन है, नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन, जो 2011 में चालू किया गया था, उससे जुड़ी हुई महिलाओं की एक पहल है, और वो ही अपने डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट होगा उसको ये पे करेगी इसका। तो ये वहाँ पर शुरू किया गया। NRLM के बारे में अगर थोड़ा मैं बता दूं, तो नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन क्या है, 2011 में जो शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी BPL वगैरह हैं उनको स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, ताकि वो अपना लेवलीहुड खुद चला पाएँ। तो उसके लिए क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कई सारे बने हुए हैं, उनको उनको इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा प्रोवाइड करना, ताकि वो सारे लोग मिलकर अपना एक खुद का थोड़ा छोटा मोटा व्यापार कर पाएँ और खुद का जो है जीविका चला पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। MP के बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं, तो MP के बारे में बहुत सारी बार बता चुका हूं। शिवराज सिंह चौहान वहाँ के CM है, और लालजी टंडन वहाँ के गवर्नर है। और MP ने भी बहुत सारी स्कीम चालू की थी, जैसे FIR आपके द्वार चालू की थी, जैसे जीवन अमृत योजना चालू की थी, जीवन शक्ति योजना चालू की थी, संजीवनी वाहन योजना चालू की थी। मैं कई सारे पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए अभी चरण पादुका मिशन भी एक चालू किया था, चरण पादुका MP ने, ये थोड़ा नाम आप ध्यान रख सकते हैं।
चरण पादुका में क्या है, चप्पल वगैरह जूते वो बांटेंगे जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईएसए एक टर्म है जिसे हाल ही में हमारे पर्यावरण मंत्री ने पश्चिमी घाट के मुद्दे पर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रयोग किया था। तो ईएसए में ई क्या है? देखिए अभी हाल ही में क्या किया था हमारे पर्यावरण मंत्री, आपके लिए क्वेश्चन भी छोड़े जा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कौन हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। आपका रेस्पॉन्स थोड़ा थोड़ा मतलब मैं कहूँगा कि पॉजिटिव है, और हम इस सेशन को लाइव भी लेकर आने वाले हैं ताकि मैं आपको रूबरू हो पाऊँ, आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ पाऊँ, हाथों हाथ जवाब भी दे पाऊँ उनका। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, क्योंकि ये जो 2-3 घंटे की मेहनत है, ये एक ऐसा है कि टाइम काफ़ी जाता है इसमें, और 10 क्वेश्चन होते हैं और लोग भी बहुत लिमिटेड हैं, तो वो अगर बढ़ेंगे तो मुझे काफ़ी और अच्छा वर्क करने का इसमें मोटिवेशन रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट मुझे ये बताइएगा कि हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं ईएसए की। तो पर्यावरण मंत्री ने क्या किया, 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसका जिक्र किया था कि 6 राज्यों में जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है उसको क्या किया जाए, ईएसए घोषित कर दिया जाए। तो ईएसए का मतलब है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, ईएसए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। अब ये क्या है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया वो होता है कि जहाँ पर कोई प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जहाँ पर कोई नेशनल पार्क होता है, कोई सेंचुरी होती है, उसके 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो हम बोलते हैं ईएसए है। तो ये बोल रहे हैं कि पश्चिमी घाट का भी जो एरिया है उसको हम क्या कर दिया जाए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया जाए। देखिए क्या कहानी है, ये आपका भारत का मैप है और ये राज्य है जहाँ पर ये पश्चिमी घाट फैला हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा, जो ये कलरफुल है थोड़ा रेड रेड टाइप का, यहाँ पर लिखा हुआ है ये वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट है, और ये वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट है, ये ब्लू वाले को मत समझिएगा। तो ये जो है, जो गुजरात है एक राज्य, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है, पांचवा केरला है, और छठा जो है ये तमिलनाडु है, उसमें कुछ भाग फैला हुआ है, ज़्यादातर तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तो ये जो 6 राज्य हैं, इन 6 राज्यों में ये जो है हॉटस्पॉट टाइप का, ये बहुत ही वर्ल्ड का, ये कहेंगे बहुत ही बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन है। और इस बायोडाइवर्सिटी वाले रीजन में कई सारे हॉटस्पॉट है, कई सारे नेशनल पार्क हैं। तो ये बोला जा रहा है कि इस एरिया के भी 10 किलोमीटर का एरिया जो है हम क्या कर दें, ईएसए घोषित कर दें। अब ईएसए घोषित करने से क्या होगा, आपको पता है कि कंजर्वेशन तो होगा, प्रोटेक्शन होगी वहाँ की, लेकिन कई सारी गतिविधियाँ जो है वहाँ पर फिर नहीं चल पाएगी, और वो कई सारी गतिविधियाँ वहाँ पर जो नहीं चल पाएगी फिर उसमें डेवलपमेंट प्रभावित होगा। तो ये पर्यावरण वर्सेस डेवलपमेंट का मुद्दा है। अब कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जब बात की तो अभी इसको नोटिफाई किया जाएगा। नोटिफाई करने का मतलब है कि सरकार जो है इसको अगर एक बार नोटिफाई कर देगी तो फिर ये इको सेंसिटिव एरिया, इको सेंसिटिव जोन हो जाएगा, और फिर उसके बाद में क्या प्रॉब्लम आएगी कि वहाँ पर अगर कोई भी गतिविधि वगैरह होगी तो वहाँ पर उनको परमिशन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2011 में, इसका थोड़ा अगर पुराना इतिहास में बताऊं तो 2011 में गाडगिल कमेटी बनी थी, और उस गाडगिल कमेटी ने बोला था कि ये पूरा एरिया जो हॉटस्पॉट है ये तो इको सेंसिटिव कर ही दिया जाए, साथ में इसके साथ का क्षेत्र, यानी ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है उसका करीब 64% भाग जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाए। तो उन्होंने जोन बोला था। अभी जो कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई थी सरकार ने 2013 में, कस्तूरी रंगन कमेटी 2013 में क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इस कमेटी, गाडगिल कमेटी की सिफारिशें राज्यों ने मानी नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया उसमें आ रहा था, और बहुत बड़ा एरिया अगर इको सेंसिटिव घोषित हो जाता तो डेवलपमेंट बहुत प्रभावित होता। तो कस्तूरी रंगन समिति ने क्या किया, फिर 37% ही एरिया इन्होंने बोला है इको सेंसिटिव घोषित कर दिया जाए। तो इसको नोटिफाई करने के लिए सारी कवायद चल रही है। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें वेस्टर्न घाट से रिलेटेड समझ में आया होगा। और वेस्टर्न घाट जो है ये बहुत ही, मैंने बताया, इको सेंसिटिव, बहुत ही जो है बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, जो दर्रे आप बोलते हैं नॉर्थ में, वहाँ पर ये घाट कहलाते हैं। थाल घाट है जो नागपुर मुंबई को जोड़ता है, नागपुर पुणे को, थाल घाट, भोर घाट, यहाँ पर एक पाल घाट है। और यहाँ पर जो है आपने सुना होगा कि ऊटी जो है क्षेत्र है, तो ऊटी यहीं पर है, और ऊटी जो है यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ उसमें हैं। तो यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर हिल्स हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर जो है पालनी की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर एक बहुत ही फेमस स्टेशन है जिसको आप नाम मुझे थोड़ा स्लिप हो रहा है उसका भी, उसका नाम है कोडाई कनाल। हाँ बिल्कुल, कोडाई कनाल है। और यहाँ पर जो है मैं कहूँगा कि यहाँ पर अनाईमुडी जो है, अनाईमुडी की हिल्स हैं, अन्नामलाई की हिल्स हैं, और अनाईमुडी की चोटी है। तो अनाईमुडी की चोटी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पर,
2695 मीटर ऊंची है, जो साउथ की सबसे ऊंची चोटी है, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि यहाँ पर एक डोडा बेटा करके भी है यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों में, तो डोडा बेटा जो है वो थोड़ा कम है, 2635 या 2637 ऊंची है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड हैं। तो ये स्टेशन हिल स्टेशन है, बहुत सारी हिल्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे दर्रे हैं यहाँ पर, नेशनल पार्क है बहुत सारे यहाँ पर। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं अब आगे मुझे लगता है छोटे क्वेश्चन है, इतनी डिटेल नहीं है। तो देखिए, भारतीय रेलवे को पहला WAG 12B 12,000 हार्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है अल्स्टॉम फैक्ट्री मधेपुरा से मेक इन इंडिया मिशन के तहत प्राप्त हुआ है। तो ये अल्स्टॉम कंपनी है जिसने भारत में इंडियन रेलवे के साथ में जॉइंट वेंचर किया था। अल्स्टॉम कंपनी जो है फ्रांस की कंपनी है। तो इसका आंसर जो है, ओह सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, आप इसको सुधार लीजिएगा, फ्रांस है इसका ऑप्शन। तो फ्रांस की कंपनी जिसने इंडियन रेलवे के साथ मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत में एक फैक्ट्री बनाई थी, इसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कंपनी जो है मधेपुरा बिहार में बनाई थी। ठीक है दोस्तों, और मधेपुरा बिहार में जो इन्होंने बनाई थी, इन्होंने बोला था कि 800 लोकोमोटिव हम हाई पावर के आपको देंगे। तो ये सबसे हाई पावर का इंजन इन्होंने दिया है अभी, लोकोमोटिव दैट इज इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन है। तो 12,000 हार्स पावर का इंजन है, और इसको जब टेस्ट किया गया तो 6,000 टन जो है ये पुल कर सकता है अब 120 किलोमीटर की स्पीड पर। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक फैसिलिटी होगी भारतीय रेलवे के लिए, क्योंकि जो मालगाड़ियाँ होती हैं उनकी स्पीड बहुत कम होती है। तो ये इनको प्राप्त हुआ है मधेपुरा बिहार से। और अल्स्टॉम कंपनी आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन में आपको दिया, निम्न में से किस राज्य के द्वारा हाल ही में रीस्टार्ट प्रोग्राम MSME उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। इन्होंने क्या किया, MSME आपको पता होगा बड़ा रोजगार देता है, और बहुत सारे जो हैं अभी घोषित भी किए गए थे। तो राज्यों ने भी थोड़ा घोषित किया है कि MSME को क्या किया जाए, सुविधा प्रोवाइड किया जाए, और वो अगर रिवाइव कर पाएंगे तो इकोनॉमी भी रिवाइव कर पाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा MSME के बारे में मैं अगर बताऊँ तो MSME का मीनिंग होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। और ये MSME की डेफिनेशन है कि कौन MSME होगा, और MSME अगर कोई होता है तो उसको बहुत स्पेसिफिक जो है वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती है। तो MSME का क्राइटेरिया क्या है, अभी 2 क्राइटेरिया कर दिए गए, 2 क्राइटेरिया कर दिए गए, यानी दोनों क्राइटेरिया पूरा होंगे तो ही वो MSME कहलाएगा, माइक्रो में भी, स्मॉल में भी और मीडियम में भी। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो इन्वेस्टमेंट का है वो है कि 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा तो वो माइक्रो होगा, 1 से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो वो स्मॉल होगा, और 10 करोड़ से 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो वो मीडियम होगा। ये इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया। और इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया के साथ साथ उसको एक और क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, वो है टर्नओवर का। तो टर्नओवर का क्या है, 5 करोड़ का टर्नओवर होगा तो वो क्या होगा, माइक्रो होगा। 5 से 10 करोड़ का टर्नओवर, 5 से 50 करोड़ का टर्नओवर होगा तो वो क्या होगा, स्मॉल होगा। और 50 करोड़ से 100 करोड़ का टर्नओवर होगा तो वो मीडियम होगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया मिलके पूरे करने पड़ेंगे किसी भी MSME को। जब MSME घोषित हो जाएगा तो स्पेसिफिक होगा कि उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश सरकार ने 1100 करोड़ का इनको लोन का देने का वादा किया है, 200 करोड़ का इन्होंने कैपिटल फंड बनाने का वादा किया है। कई सारे जो अभी मिनिमम बिजली का बिल आता है, आपके मिनिमम बिजली का बिल जो है 3 महीने के लिए इन्होंने वेवर की घोषणा की है। फिर 360 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन 360 प्रोडक्ट में इन्होंने बोला है कि वो सरकार परचेस करेगी। सरकार को स्पेसिफिक आदेश दिए गए कि ये प्रोडक्ट आप MSME से ही खरीदें। तो रिवाइवल की कोशिश है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के बारे में एक स्पेसिफिक आपको मैं और बता दूं, वैसे तो ये तो बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन है कि YS जगन मोहन रेड्डी वहाँ के CM हैं, वो बहुत यंग है, YS जगन मोहन रेड्डी। साथ ही साथ वहाँ के जो गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन है वहाँ के गवर्नर, विश्वभूषण हरिचंदन। लेकिन जो मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर कैपिटल जो है अमरावती की घोषणा की गई थी। अमरावती एक राजधानी होगी जो विकसित की जा रही, क्योंकि पहले आंध्रा और तेलंगाना एक था, और आंध्रा और तेलंगाना की कैपिटल जो एक था उसकी कैपिटल थी हैदराबाद। अब हैदराबाद चला गया है तेलंगाना की तरफ, तो आंध्र प्रदेश 10 साल तक तो हैदराबाद को ही कैपिटल रखेगा, लेकिन नई कैपिटल विकसित करेगा अमरावती। ये तो पहले की इन्फॉर्मेशन थी। अभी आंध्र प्रदेश ने क्या किया, 3 कैपिटल बनाने का सुझाव दिया है। 3 कैपिटल में एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव और एक जुडिशियल कैपिटल है, जैसा साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। 3 कैपिटल है वहाँ पर, तो आप सर्च करिएगा उसमें 3 कैपिटल कौन कौन से। मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अमरावती जो होगा वो कैपिटल रहेगी, लेकिन वो लेजिस्लेटिव कैपिटल रहेगी। लेजिस्लेटिव का मतलब होगा कि कानून, या वहाँ पर विधायिका या MLA वहीं पर बैठेंगे, कानून वहीं पर बनेंगे अमरावती में। फिर अगर हम बात करें विशाखापट्टनम की, जिसको हम वाइजैक बोलते हैं,
तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव कैपिटल रहेगी। एग्जीक्यूटिव कैपिटल का मतलब मुख्यमंत्री, विभिन्न प्रकार के मंत्रालय वहाँ पर रहेंगे। तो जो कानून अमरावती में बनेंगे वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो है, एग्जीक्यूशन जो है वाइजैक से होगा। और कुरनूल, कुरनूल एक जगह है, तो कुरनूल एक शहर है, कुरनूल में यहाँ पर जुडिशियल कैपिटल रहेगी। तो ये जो है यहाँ की कैबिनेट ने भी प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस दिन को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस जो है, एक थायराइड एक बीमारी होती है, गले के नीचे ग्रंथि होती है, उसमें उससे रिलेटेड बीमारी है। तो ये जो दिवस है ये 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 2000 से ये दिवस जो है, 2008 से ये दिवस जो है मनाया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ खास। नेक्स्ट है बलवीर सिंह सीनियर जो है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? तो ये बहुत ही अच्छे प्लेयर थे इंडिया के, हॉकी से रिलेटेड है। और इन्होंने 3 बार, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 बार ओलंपिक में हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता था। तो उसके सदस्य रहे थे, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य रहे थे, 48 में, 52 में और 1956 में। तो ये 3 बार गोल्ड मेडल भारत की टीम ने जीता था, ये सदस्य रहे थे। फिर ये कोच भी रहे थे भारतीय टीम के 1975 में, जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था हॉकी का। तो ये रहे थे बलवीर सिंह सीनियर। आपको मैं ओलंपिक की बात आई है तो थोड़ी बात मैं बताऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट है। हॉकी में हमारा जो है धाक रही है पूरे ओलंपिक में। आपको पता होगा ओलंपिक में हमारे मेडल इतने आते नहीं हैं, लेकिन हॉकी एक ऐसा इवेंट है जो इंडिया को प्राउड करना चाहिए। 1924 से 1960 तक, आप बिलीव नहीं करेंगे, हॉकी में भारत अनबीटन रहा है। अनबीटन, अनबीटन का मतलब ये मानिए कि गोल्ड मेडल जीता है भारत ने इतनी बार। और भारत ने अभी तक 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है। टोटल 11 मेडल जो है भारत ने जीते हैं, और 6 गोल्ड मेडल तो उसमें से कंटिन्यूस जीते हैं भारत ने। तो हॉकी के बहुत सारे प्लेयर थे, आपको पता होगा ध्यानचंद जो है हमारे स्पेसिफिक प्लेयर थे। तो हॉकी जो है एक बहुत बढ़िया गेम था, लेकिन अभी कमर्शियल नहीं है, तो पूरा ख़त्म हो गया हॉकी भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के द्वारा ग्रैंड रेनेसा डैम बनाया जा रहा है? तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। ये डैम बनाया जा रहा है इथोपिया के द्वारा, और इथोपिया के द्वारा जो डैम बनाया जा रहा है, ये आप थोड़ा, मैं पिक्चर लेकर आया हूँ, ये आप देख रहे हो कितना बड़ा डैम ये बनाया जा रहा है। और ये मल्टी प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज़ है। यहाँ पर करीब 6000 मेगावाट की जो है बिजली उत्पादन होगा इथोपिया में। और इथोपिया वैसे भी आपको पता है कि इथोपिया जो है करीब वहाँ की 60 से 65% आबादी के पास बिजली नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर होगा। दूसरा एग्रीकल्चर है वहाँ पर, तो एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये एक वाटर वॉर भी यहाँ पर छिड़ सकता है, क्योंकि इथोपिया, इजिप्ट और सूडान जो है उनसे नदी बहती है। तो ये नील नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, हालांकि नील के ऊपर नहीं है। देखिए मैं आपको मैप बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। ये एक नदी है, ये इथोपिया है, इथोपिया है, ये साउथ सूडान है, ये सूडान है, और ये इजिप्ट है। तो ये नदी बहती है यहाँ से, और ये जो नदी बहती है, ये नदी पर ये नदी जो बहती है, ये नदी पर यहाँ पर ये रेनेसा डैम बनाया जा रहा है। और ये नदी आगे जाके ये नील नदी बन जाती है। तो आपको नील रिवर आपको पता होगा, ये ऐसे बहती है। आपको इस पिक्चर में क्लियर नहीं है, तो मैं ये पिक्चर और आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये जो है ये नदी है, और ये जो नदी है ये बहती है आगे जाकर, आगे जाकर जो है एक और नदी बहती है। ये दोनों, ये जो नदी है ये यहाँ से साउथ सूडान से आ रही है, और ये सूडान में, ये दोनों नदी जो है यहाँ पर मिलती है। खार्तूम एक जगह है सूडान में, और ये जो खार्तूम है ये सूडान की राजधानी है। और ये सूडान की जो राजधानी है, इस राजधानी में ही ये दोनों नदियों का संगम होता है, और ये आगे जाके नील रिवर बन जाती है। तो ये जो है एक्चुअली ये जो मैंने आपको बताया, ये इथोपिया से जो निकल रही है नदी, ये ब्लू नील है, और ये जो है ये वाइट नील है। तो वाइट और ब्लू नील जो है यहाँ पर खार्तूम में, सूडान में मिलके आगे नील रिवर बन जाती है, और आगे जाकर इजिप्ट में, फिर इजिप्ट में बहती है, और आगे जाकर मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर में मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर अगर ये ग्रेट रेनेसा डैम अगर ये बना देंगे, ये इथोपिया यहाँ पर डैम बना देगा, ये थोड़ा यहाँ पर आगे दे दिया गया है। ये अगर डैम यहाँ पर बना देंगे तो ये पानी का फ्लो यहाँ रुक जाएगा, तो सूडान को भी प्रॉब्लम होगी, इजिप्ट को भी प्रॉब्लम होगी। तो इनके बीच में पहले वार्ता चली थी, लेकिन कुछ सॉल्यूशन बैठा नहीं था। अब इथोपिया के ऊपर इजिप्ट ने बोला है कि हम जो है मिलिट्री भी यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसा हुआ बाद में, और सूडान भी इसमें है कि हमारा अगर पानी रोका गया तो मुश्किल में आ जाएंगे। तो अभी इजिप्ट ने बोला है कि हम जो है वार्ता करने के लिए तैयार हैं, सूडान से भी वार्ता करने को तैयार हैं, और इथोपिया के ऊपर भी वार्ता करने को तैयार है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है।
यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर यहाँ पर वॉर होता है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रेड सी है, और रेड सी के आगे यहाँ पर जो स्वेज कैनाल है जहाँ पे बहुत सारा वर्ल्ड ट्रेड होता है, और अगर यहाँ से वर्ल्ड ट्रेड होगा और यहाँ पर मिलिट्री यूज़ की गई तो पूरा वर्ल्ड ट्रेड इफेक्ट होगा। इसलिए कई सारे देश जो है चाह रहे हैं कि इनके बीच में समझौता हो जाए। तो ये एक वर्ल्ड लेवल पर बड़ी घटना आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो और आगे कुछ खास है नहीं, बस यही है, ध्यान रखिएगा कि ये बांध जो है 2011 में बनना शुरू हुआ था और अभी तक जो है वहाँ पर बन रहा है। हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर कई सारी आपत्तियाँ हैं, और मैंने सूडान इथोपिया के लिए तो इसका महत्व बता ही दिया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कतकारी ट्राइब्स मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। एक्चुअली ये ट्राइब्स हैं, और ये मान लीजिए कि एसटी है, वहाँ की शेड्यूल्ड ट्राइब है, और अंग्रेजों के ज़माने से इनको स्पेसिफिक जो है, एक्चुअली क्या है, एक आपको मैं बता दूं, एक दर्जा होता है जो भारत ने करीब 75 जनजाति समूह को दिया है, उसको बोलते हैं पीवीटी। पीवीटी का मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पीवीटी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो वल्नरेबल का मतलब होता है जो बहुत ही सेंसिटिव हो। तो ऐसे 75 पीवीटीज भारत में घोषित किए गए हैं जो एसटी हैं, लेकिन उनको वल्नरेबल बोला गया है। वल्नरेबल का मतलब इनकी कोई भाषा नहीं होती, पूरा टाइप जंगलों में ही रहते हैं स्पेसिफिकली मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, और बहुत ही पिछड़े हुए हैं, तो इनको पीवीटी घोषित किया। उसी में से एक पीवीटी कतकरी ट्राइब्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं अभी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इसलिए चर्चा में है। आपको पता होगा कि अभी कोरोना वायरस के कारण कई लोग जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको भी नहीं पता है तो आप जो है, मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ आज। एक स्पेसिफिक जो है प्राकृतिक जो है आता है गिलोय। गिलोय की बेल होती है, इसका पाउडर भी बनता है, इसकी दवाई भी आती है, पतंजलि पे मिल जाएगी। तो अभी कोविड-19 के कारण ये जो कतकरी ट्राइब्स हैं, इनके युवा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है इन्होंने, और चूंकि ये जो इनके पास तो जंगलों का काफ़ी अनुभव है, तो ये गिलोय बेच रहे हैं अभी, और इस गिलोय को ऑनलाइन बेच रहे हैं। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और इसको ऑनलाइन बेचने में प्रधानमंत्री वन धन योजना है, प्रधानमंत्री वन धन योजना, वो हेल्प कर रही है। एक तो प्रधानमंत्री वन धन योजना, और एक आपने ट्राइफेड का नाम सुना होगा। ट्राइफेड का नाम नहीं सुना है तो आज मैं बताता हूँ ट्राइफेड क्या है। ट्राइफेड एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। ट्राइबल कोऑपरेटिव, इसका पूरा नाम आ सकता है आपके, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। ये क्या करता है, जो ट्राइबल है उनकी मार्केटिंग का फेडरेशन है, डेवलपमेंट करता है। यानी कई सारे आदिवासी कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हीं पे उनकी आजीविका रहती है, भी आपको पता होगा, लेकिन उनकी मार्केटिंग नहीं हो पाती है। तो उनकी पूरी मार्केटिंग का जिम्मा जो ट्राइफेड के ऊपर है। कई सारे प्रोडक्ट जो हैं, तेंदुपत्ता से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो है ये प्रोडक्ट मार्केट करता है। तो ट्राइफेड और ये वन धन योजना के थ्रू ये युवा क्या कर रहे हैं, अभी गिलोय की बिक्री कर रहे हैं। तो ये एक स्पेसिफिक है। अभी आपको पता होगा कि कांगड़ा चाय को भी बोला है कि कांगड़ा चाय आप पीजिए, और SCQ जो है हाइड्रोक्लोरोक्विन, उसके जितने गुण जो है कांगड़ा चाय में है। तो अभी टी दिवस, जो चाय के दीवाने हैं उनको पता होगा, 21 मई को टी दिवस मनाया गया था, और उसी संगोष्ठी में ये घोषित किया गया था कि हिमाचल की जो कांगड़ा चाय है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो चाय है, एक्चुअली ये चाय हरी और काली दोनों तरह की होती है, तो सुगंधित टाइप का स्वाद है, मीठी चाय होती है, और इसको GI भी कांगड़ा चाय के रूप में प्राप्त है। तो ये भी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर थी अभी। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और आज के करता हूँ। एक हाफ एन आवर का सेशन हो जाएगा हमारा। जनरली 20 से 30 मिनट में आपके लिए रोज़ लेता हूँ, और इसमें मैं ट्राई करता हूँ कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँ। और इस सेशन को हम थोड़ा लाइव लेकर आने वाले हैं। एक्चुअली अभी समस्या ये है कि 7 बजे 8 बजे से तो लाइव का शेड्यूल है, दूसरा भी लॉकडाउन है, तो 7 से 7 में निकल नहीं सकता, तो मैं घर से ही बना रहा हूँ। अभी रात में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करीब 4 बजे है तो ट्राई करेंगे इसको लाइव लेके आने का। चलिए दोस्तों, अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में एक नदी योजना मेरा पानी, पानी हो गया ये, मेरा पानी मेरी विरासत लॉन्च की है? तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो हरियाणा के द्वारा लॉन्च की गई है। अब हरियाणा क्या कर रहा है, आपको पता होगा, हरियाणा में कई सारे लोग जो हैं धान की खेती करते हैं, और धान की खेती में क्या होगा, बहुत पानी जो है जाता है। तो हरियाणा सरकार ये लेकर आई है कि हम जो है 50% धान की खेती को दूसरी खेती पर शिफ्ट कर दें, ताकि वहाँ पे क्या होगा, कम पानी की खपत होगी। और जो लोग ये शिफ्ट करेंगे उनको भत्ता भी दिया जाएगा, करीब 7,000 रुपये एकड़ के हिसाब से उनको भत्ता भी दिया जाएगा। तो मक्का हो गया, कपास हो गया, बाजरा हो गया, दलहन हो गया, उन पे जो है ये शिफ्ट कर जाए। तो अभी ये तो बोला है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इसके खिलाफ आंदोलन चला दिया है लोगों ने, और ट्रैक्टर मूवमेंट इन्होंने चला दिया है वहाँ पर।
और किसान को बचाने के लिए जो मूवमेंट चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है। तो ये योजना है, इसके अगेंस्ट में लोग बोल रहे हैं कि ये जो है किसान पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या उनको बोना है, क्या उनको नहीं बोना है, ये किसान पर छोड़ देना चाहिए और उनको भी प्रमोशन देना चाहिए, क्योंकि आप ये 7,000 रुपये वहाँ दूसरी फसलों के लिए दे रहे हो। तो एक ये जनरल चीज़ें थी। तो दोस्तों यहीं पर आज का सेशन था। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। अगले सेशन में मिलते हैं।